नमस्कार दोस्तों। भूखा नंगा भिखमंगा पाकिस्तान जिसको पूरा जम्मू और कश्मीर चाहिए था, आज अपने ही पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के इनोसेंट लोगों पे अपने रेंजर से, अपने सेनाओं से AK-47 से गोलियां बरसा रहा है। क्या पाकिस्तान का जिस प्रकार से 1971 में दो टुकड़ा हुआ था, एक टुकड़ा पाकिस्तान बचा था, एक बांग्लादेश बना था, क्या उसी प्रकार से कुछ और टुकड़ों में पाकिस्तान बंटने वाला है? क्या है भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह के प्लान? क्या POK भारत में वापस आने वाला है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर बोलता है, क्यों आज आजाद कश्मीर में लाखों लोग प्रोटेस्ट पर उतरे हुए हैं? क्यों POK के लोग आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के खिलाफ ये नारा दे रहे हैं कि वर्दी के पीछे टेरर, वर्दी के पीछे टेरर? ये नारा गूंज रहा है पूरा POK में। क्यों आज POK और POK के लोग भारत में नहीं है, भारत का हिस्सा नहीं है? चलिए समझते हैं। 1947 से लेकर अभी तक भी जितने भी इश्यूज रहे हैं उसको इस आज का वीडियो में, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, वीडियो को जरा सा भी मिस नहीं कीजिए। आज का ये वीडियो जरूर पूरा देखिए। तो बेहतर इंडिया का मुल्क है, हम उनसे अगर हाथ मिला लें तो पाकिस्तान की फोर्स ने जाके हमारे कश्मीर में खून की होली खेली। दोस्तों चलिए पीछे चलते हैं इतिहास में। 1947 जब भारत आजाद हुआ था और अंग्रेज भारत छोड़ के वापस जा रहे थे, तब भारत के बहुत सारे पार्ट्स था और बहुत सारे पार्ट्स अलग अलग रियासतें थे। कुल टोटल 565 रियासतें थे और सभी रियासतें अलग अलग थे। उनको मिला करके एक भारत देश बनाना था, जिनको मिलाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा हाथ था और वो सक्सेसफुली 562 रियासतों को मिला लिए थे। केवल 3 रियासत जो थे वो भारत में मिलना नहीं चाह रहे थे। सबसे पहला था जूनागढ़, उसके बाद हैदराबाद और जम्मू और कश्मीर। ये तीनों स्वतंत्र रहना चाहते थे या फिर भारत का पार्ट नहीं होना चाहते थे और कोई पाकिस्तान में जाके मिलना चाहता था। सबसे पहले बात करें जूनागढ़। जूनागढ़ पाकिस्तान में जाके मिल गया था और विलय पत्र में साइन भी कर लिया था, लेकिन जूनागढ़ के लोग अपने शासक के खिलाफ थे। वहाँ के मेजोरिटी हिंदू लोग चाहते थे कि हम भारत का पार्ट बने। फिर जूनागढ़ पटेल जाते हैं और जनमत संग्रहानी की प्लेबिसाइड करवाते हैं। फिर वहाँ के जितने भी लोग हैं भारत में आने के लिए तैयार हो जाते हैं और जूनागढ़ भारत का पार्ट बन जाता है। उसके बाद हैदराबाद भी भारत में नहीं आना चाहता था। हैदराबाद स्वतंत्र रहना चाहता था कि हम स्वतंत्र अपना एक देश बनाएंगे और हम अलग अपना कानून बनाएंगे, वैसा हैदराबाद चाहता था। फिर हैदराबाद को भी सरदार पटेल अपने हिसाब से हैंडल कर लिए और ऑपरेशन पोलो चलाएं और पुलिस के वर्दी में आर्मी को भेज करके वहां भी अपना कंट्रोल स्थापित कर लिए। बाकी बच गया कश्मीर। कश्मीर के राजा हरि सिंह, ना ही वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे ना ही हिंदुस्तान में मिलना चाहते थे। जून 1947 यानी कि 18 से 23 जून का दौरा हुआ था भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन का कश्मीर में, और वो बात किए थे राजा हरि सिंह से कि आप किसी के साथ एक साथ विलय हो जाइए, आपको आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि आप भारत का हिस्सा बन जाइए, आप पाकिस्तान का हिस्सा बन जाइए, आप अपने मर्जी से किसी का भी हिस्सा बन सकते हैं, या फिर आप पाकिस्तान चले जाइए या फिर आप भारत के साथ आ जाइए। राजा हरि सिंह का सीधा कहना था कि हम केकरो साथ नहीं हैं। आप केकरो साथ कर रहे हैं, फिर फालतू बात, हम केकरो साथ नहीं, हम अपना देश बनाएंगे, मेरा अपना झंडा होगा, अपना संविधान होगा, अपना प्रधानमंत्री होगा, मेरा सब अपना होगा। हम कश्मीर को नेक्स्ट स्विट्जरलैंड बनाएंगे। उनका सपना था कश्मीर को स्विट्जरलैंड बनाने का। उनका था कि हम अपना राजा रहेंगे, अपना खुद, मेरा सब कुछ मेरा अपना होगा, ये उनका सोच था। लॉर्ड माउंटबेटन बोले कि 15 अगस्त से पहले आप डिसीजन ले लीजिए कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं, आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या फिर भारत के साथ रहना चाहते हैं। लास्ट डे जब लॉर्ड माउंटबेटन का मीटिंग था राजा हरि सिंह के साथ, राजा हरि सिंह बहाना बना देते हैं पेट दर्द का और मीटिंग में नहीं आते हैं। फिर लॉर्ड माउंटबेटन वापस लौट आते हैं। राजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे कि हम अपना देश बनाएंगे, अपना कानून बनाएंगे। उसके बाद जो होता है उसको देखकर राजा हरि सिंह का होश उड़ गया। बात है अक्टूबर 1947 का। पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने के लिए एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन गुलमर्ग, जिसमें बहुत सारे काबिलियत ट्राइबल्स और अपने सेना के साथ कश्मीर में घुसने लगा और बहुत सारे जगहों पे जाके बरमुंडा या फिर श्रीनगर बहुत सारे लोगों के साथ अत्याचार, महिलाओं के साथ अत्याचार, खूब अत्याचार उनके सेना करने लगे। उसके बाद राजा हरि सिंह खूब घबरा गए और भारत से मदद मांगे। भारत से सरदार पटेल बोले कि भारत का सेना कश्मीर तुरंत भेजा जाए और पाकिस्तान को खदेड़ कर भगाया जाए कश्मीर से।
लेकिन नेहरू जी और लॉर्ड माउंटबेटन इसके खिलाफ थे, क्योंकि वो भारत का छवि अंतर्राष्ट्रीय रूप से खराब नहीं देखना चाहते थे। वो बता रहे थे कि कश्मीर भारत का पार्ट नहीं है, हम अपना सेना कश्मीर में नहीं भेज सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हमारा बेइज्जती हो जाएगा। उसके बाद से राजा हरि सिंह के पास एक मैसेज गया कि आप सबसे पहले विलय पत्र में साइन कीजिए, उसके बाद से हमारी सेना वहां पे जाएगी। लॉर्ड माउंटबेटन का कहना था। उसके बाद कोई चारा नहीं बचा था राजा हरि सिंह के पास। डेट को याद रखिएगा, 26 अक्टूबर को फाइनली राजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए विलय पत्र पर साइन कर दिया और भारत का ऑफिशियली कानूनी रूप से पार्ट बन गए। उस विलय पत्र में उनका कुछ शर्त था जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। विलय पत्र में साइन होने के बाद 26 अक्टूबर, उसके बाद 27 अक्टूबर को लॉर्ड माउंटबेटन भी साइन करते हैं। उसके बाद से भारतीय सेना जाती है जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तान की सेना को खदेड़ कर भगाती है। तब तक बहुत लेट हो चुका था। जम्मू एंड कश्मीर में बहुत दूर तक उनकी सेना आ चुकी थी। उसके बाद से जो हुआ सो चौंकाने वाला हुआ। भारतीय सेना पाकिस्तानियों को खदेड़ कर भगा ही रहे थे, तब तक ये मामला चला गया यूनाइटेड नेशन में। 1 जनवरी 1949 को पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद ही इस मैटर को लेकर चला गया यूएन में और इसके खिलाफ थे सरदार पटेल। बोल रहे थे कि ये अपना आपसी मामला है, पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया है जो कि हमारा पार्ट है, तो हम इसे खुद ही निपटेंगे, हम यूनाइटेड नेशन में नहीं जाएंगे। लेकिन नेहरू नहीं माने। नेहरू का था कि उनको लग रहा था कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब हो जाएगा, इसीलिए वो यूनाइटेड नेशन में चला गए। यूनाइटेड नेशन अपना फैसला देता है सीज फायर का। सीज फायर के बाद जो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया वो पाकिस्तान का हो गया, जो हिस्सा हिंदुस्तान में है वो हिंदुस्तान का रह गया। आज भी भारत सरकार, चाहे वो कोई भी हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी का सरकार हो, पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अपना मानती है और मैं खुद अपना मानता हूँ। और मुझे भरोसा है कि एक दिन ना एक दिन हमारा पीओके अपने पास आएगा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे पास होगा। उसके बाद से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का धारा 370 जम्मू कश्मीर पर लगा, जो कि बहुत लंबे टाइम तक चलता रहा। 2019 में फाइनली अमित शाह और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 5 अगस्त 2019 को ये धारा समाप्त होती है जम्मू एंड कश्मीर से। साफ कर दूं, जम्मू कश्मीर को कभी सरदार पटेल ने डील नहीं किया था। सरदार पटेल ने डील किया जूनागढ़ को, आज भारत में है विदाउट 370 है। डील किया हैदराबाद को, भारत में है विदाउट 370 है। जम्मू कश्मीर को डील किया पंडित नेहरू ने। उसके बाद से जम्मू कश्मीर में 370 हटाया जाता है, यूनियन टेरिटरीज बनाया जाता है। उसके बाद से अमित शाह का ऐसा बताया जा रहा है कि नेक्स्ट टारगेट है पीओके। एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीए को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्यों आज पीओके में गिरा युद्ध जैसा हालत बना हुआ है, क्यों आज अपने ही लोगों पर पाकिस्तान का सरकार AK-47 चलवा रहा है। दोस्तों ऐसा न्यूज़ है कि 50 से 60 लोगों का स्पॉट डेथ हुई है और 200-300 लोग घायल हुए हैं। ये इंटरनेशनल मीडिया में जो चल रहा है वो आंकड़ा है। रियल आंकड़ा कितना है सो पता नहीं है। क्यों पता है कि आपको पाकिस्तान कितना झूठ बोलता है। सो पाकिस्तान इतना झूठा है, 1999 के कारगिल युद्ध में उनके हजारों सेना मारा गया था और उसके बाद से वो अपना सेना लेने से मना कर दिए थे। और उसके बाद जब पाकिस्तान डेथ बॉडी लेने से इनकार कर दिया, भारतीय सेना मानवता का रुख अपना करके उनका जो भी होता है इस्लामिक ट्रेडिशन से उनका दाह संस्कार करते हैं और एक मानवता का एग्जाम्पल सेट करते हैं। 2011 में खुद ही पाकिस्तान खुलासा करता है कि हाँ मेरा कुछ सैनिक मरा था कारगिल युद्ध में, 500-600 और नहीं पता कि हजारों में सैनिक मरे थे उनके। खूब झूठ बोलता है पाकिस्तान। आपको पता होगा पाकिस्तान कितना झूठ बोलता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या बोल रहा था पाकिस्तान कि हमने 7 फाइटर जेट गिरा दिया। एक बार बोल रहा है कि 5 फाइटर जेट गिरा दिए हम लोग हिंदुस्तान का। एक बार बोलता है कि 6 गिरा दिए। नहीं बोलता भूल गए थे, 7 को गिरा दिए, यानी कि एक भी नहीं गिरा और झूठ पर झूठ बोले जा रहा है पाकिस्तान पूरा। आप लोगों को पता है कि कैसा है उनका इंटरनेशनल मीडिया में उनका वैसे भी झूठ बोलने का सबको पता है कि कितना झूठ बोलता है। दोस्तों विरोध का प्रमुख कारण ये है, विरोध आज से नहीं हो रहे हैं, विरोध बहुत पिछले कुछ सालों से कुछ मन से हो रहा है। सरकार के दोहरे नीति और महंगाई के वजह से ना उनको बिजली मिल रहा है पीओके वालों को, ना ही उनको सस्ते में सामान मिल रहे हैं। गेहूं चावल महंगाई इतना बढ़ गया कि लोगों में खाने तक की पैसा नहीं है और काफ़ी
दिक्कतें हो रही हैं उनको डेली जीवन, डेली लाइफ जीने के लिए। उनका जो पानी था वहाँ का, उसको उस पानी को अलग डायरेक्शन में मोड़ दिया गया है, जिनकी वजह से उनका बिजली बिल बहुत ज़्यादा और बिजली बहुत महंगाई में चली गई है। उसके वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है उनको, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को। दोस्तों, विरोध तब ज़्यादा बढ़ गया जब पाकिस्तान के सेना कश्मीर के एक व्यापारी को गोली मार के हत्या कर देती है। उसी के प्रोटेस्ट में रावलकोट के एक मैदान में 70 से 80 हज़ार लोग इकट्ठा हो जाते हैं और शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के खिलाफ नारा देते हैं कि वर्दी के पीछे टेरर है, वर्दी के पीछे टेरर है। आसिम मुनीर के खिलाफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ खुलकर प्रोटेस्ट करते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। उसके बाद से उनका ये घटिया फील्ड मार्शल और नीच सोच वाला फील्ड मार्शल अपने सेना को आदेश देता है डायरेक्ट गोली चलाने का। एक सोच लीजिए आप, मैदान में 70 से 80 हज़ार लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद से सेना सामने से अपने ही लोगों पर फायर कर रहा है। सोच लीजिए कितना खतरनाक होगा। लोग, कितने सारे लोगों को गोली लगी, कितने सारे लोग झड़प में इधर उधर से भागने ओगने में उनका इंजरी हुआ, कितने लोग भागते भागते मर गए। सब क्या सीन आता है आपको इसको सोच करके? आपको क्या याद आता है इस टेरर को देखकर पता नहीं है, लेकिन हमको याद आता है जलियनवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों द्वारा भारत के इनोसेंट लोगों पर डायरेक्ट गोलियां बरसाया जाता है और ब्रिटिशर्स के रिकॉर्ड के अनुसार से 379 लोगों का डेथ होता है, 1100 लोग घायल होते हैं, जबकि भारतीय रिकॉर्ड के अनुसार से 1000 लोगों का डेथ होता है, 2000 से ऊपर लोग घायल हो जाते हैं। वही हमको कुछ जो वीडियो अभी ऑथेंटिक नहीं है सोशल मीडिया पर अपलोड करना, ये वीडियो का जांच चल रहा है सही है या नहीं, जो वीडियो भी आ रहे हैं वहाँ पे भी इंटरनेट पीओके में सोशल मीडिया और इंटरनेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। उसीलिए वहाँ का जो ऑथेंटिक वीडियो है अभी तक पब्लिकली नहीं आ पा रहा। ये वीडियो देख करके जो थोड़ा बहुत मेरे पास पहुँचा है, देख करके बिल्कुल वैसा ही लगा जलियनवाला बाग हत्याकांड जैसे। ये पाकिस्तान की सरकार और इसका फील्ड मार्शल अपने ही लोगों पर गोलियां बरसा रहा है, जबकि भारत में ऐसा अंग्रेज ने करवाए थे कि अंग्रेजों ने गोलियां चलवाया था भारत के इनोसेंट लोगों पे। अब आप खुद ही सोचिए, जहां पे 70-80 हज़ार लोग खड़े हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाया जा रहा है, वहां क्या 50-60 लोग मरेंगे? शहबाज सरकार की और आसिम मुनीर की सेनाओं की क्रूरता देखिए। जो लोग इंजरी होके जिनको जो जा रहे थे अस्पताल, उनका अस्पताल में इलाज तक नहीं होने देते थे, उनको मेडिसिन तक नहीं मिलने देते थे। इनका सोच लीजिए कितना क्रूरता है, क्या मानव अधिकार क्या इनका भी है। अभी कहाँ चला गया है ह्यूमन राइट्स? भारत में एक थोड़ा सा भी कुछ होता है तो ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है। इतना बड़ा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, अभी कहाँ गए ह्यूमन राइट वाले? जितने भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन अभी कहाँ सब गए? WHO, वर्ल्ड बैंक, IMF जो इनको लोन देती है, यूनाइटेड नेशन, अभी कहाँ गए हैं सभी? अभी जितने भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं सभी लगता है कि कमज़ोर हो गए। पहले था कि यूनाइटेड नेशन यानी कि कहीं कुछ होता था तो रोकता था, वर्ल्ड लेवल में कहीं वार चल रहा है या फिर किसी देश के बीच कुछ युद्ध चल रहे हैं उनको रोकता था। जैसे पाकिस्तान और भारत का मुद्दा था, जब UN में चला गया उसको सीज फायर करवाया था। लेकिन अभी कहाँ हो रहा है? अभी यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। रसिया यूक्रेन का 4.5 साल से युद्ध चल रहा है, उसको खत्म नहीं करवा पा रहा है। इजराइल ईरान अमेरिका का युद्ध चल रहा है अभी 3-4 महीनों से, उसको समाप्त नहीं करवा पा रहा है। यूनाइटेड नेशन कर क्या रहा है? दोस्तों, विवाद का एक और सबसे बड़ा रीजन है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थानीय चुनाव होने वाला है जुलाई 2026 में, जिसके लिए 12 जो सीट है वहाँ का, वो जो रहते हैं पाकिस्तान के अलग अलग एरिया में, उनके लिए रिजर्व किए गए हैं। और वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है, जो वहाँ के लोग हैं, कि इस आरक्षित सीट को हटाया जाए। यहाँ पे इस्लामाबाद लोगों का कब्जा होता है, जो सरकार में होते हैं वही लोग आते हैं और वही यहाँ पे फिर सरकार चलाते हैं। यहाँ के लोगों का भागीदारी सरकार में नहीं होती है। और शहबाज शरीफ और गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं, जो लोग यहाँ पे थे और जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, जो लोग रेफ्यूजी आए थे, उसके बाद से जो लोग इधर उधर रह रहे हैं उनके लिए सीट रिजर्व है। ये उनका सरकार का कहना है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो चाहते हैं कि POK को अपना कंट्रोल में रखें, वहाँ के लोगों को बस यूज करें, वहाँ के संसाधन को यूज करें। ऐसा उनका सरकार का यही चल रहा है वहाँ पे। लेकिन वहाँ के लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। वहाँ पे सोच लीजिए आप कि कुल टोटल 53 सीट हैं, उसमें तो 12 ये सीधा रिजर्व है और भी लोगों के लिए रिजर्व, यानी कि 33 सीटों पर डायरेक्ट चुनाव होगा। बाकी 20 सीटों वहाँ पर तो रिजर्व भी हैं, जो कि डायरेक्ट जाके किसी को भी जो चाहेंगे शहबाज शरीफ और इनका आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, उन्हीं को जाके बैठाएंगे वहाँ पे। सबसे बड़ा रीजन ये भी है उनका POK के जो मेन वहाँ के लोग हैं, उनका कहना है स्थानीय लोगों का कि डायरेक्ट इलेक्शन करवाया जाए, कोई भी सीट, जितने भी सीट रिजर्व हैं उनको हटाया जाए।
ये उनका एक जेन्युइन मांग है जिनको नहीं माना जा रहा था। ऐसा बोला जा रहा था कि बहुत दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है। जैक जो वहाँ पे एक प्रोटेस्ट को लीड करती है पार्टी, इलेक्शन पार्टी नहीं लड़ती, जैक जो उनका है, लेकिन वहाँ जो भी प्रोटेस्ट होते हैं उनको लीड करती है। उनका कुल 36-37 मांग था, उसमें बहुत सारे मांग मान लिए गए थे, लेकिन ये मांग नहीं माना गया था कि रिजर्व सीट जो है सो रहेंगे हमेशा के लिए, नहीं हटेंगे। उनका सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया है, सरकार चाहेगी तभी चेंज करेगी, डायरेक्ट चेंज नहीं किया जा सकता। उसके बाद से और भी प्रोटेस्ट हाई लेवल में पहुंच गया। अब पता नहीं इंडियन का क्या रोल है और भारत सरकार का क्या रोल है, उसमें अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन तो रोल तो है कुछ ना कुछ। भारत सरकार ने इस पूरी बर्बरता पर बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है। उनका कहना है कि ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है और ये पाकिस्तान की सरकार POK के लोगों पर बहुत बड़ी जुर्म कर रही है। इस पर इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल जितने भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं और भी जितने भी विकासशील देश हैं, उनको इनके ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए कि ये जवाबदेह बने, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों इनोसेंट लोगों पे इस प्रकार से गोलियां चलवा रहे हैं। भारत का कड़ा रुख रहा और उसको बोले भी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है। उनका कहना है कि POK भारत का अभिन्न अंग है और बहुत जल्द भारत के अंदर होगा। ऐसा राजनाथ सिंह भी बहुत बार बोल चुके हैं। अमित शाह तो चिल्ला चिल्ला कर कई बार संसद में बोल चुके हैं कि POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का एक अंग है और बहुत जल्द भारत का हिस्सा होगा। एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के POK को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। दोस्तों, मैं क्यों बोल रहा था कि अमित शाह के माइंड में क्या चल रहा है। अभी आपने एक देखा होगा अमित शाह का लेटेस्ट वीडियो जो आया, उनके पीछे सरदार पटेल का बैकग्राउंड है और आगे वो एकदम अलग ही स्टाइल में बैठे हुए हैं। और ये वीडियो अभी आया है जब इस प्रकार का बर्बरता हुआ है POK में, उसके बाद से ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। क्या जो सरदार पटेल कुछ काम नहीं कर पाए हैं, क्या उसको अमित शाह कर सकते हैं? क्या उनका इच्छा को पूरा कर सकते हैं? क्या पूरा कश्मीर को इंडिया का पार्ट बना सकते हैं अमित शाह? बना सकते हैं तो हम भारतीयों का पूरा सपोर्ट। ऐसा बोला जाता है कि अभी का जो भारतीय जनता पार्टी है वो बहुत खतरनाक तोड़ती है। खतरनाक तोड़ती है इन द सेंस जैसे कि वो अभी आम आदमी पार्टी को तोड़ दिए, TMC को भी पूरा तोड़ दिए। ये हो गया नेशनल। हम चाहते हैं कि इतना अच्छा से तोड़ते हैं तो थोड़ा पाकिस्तान को भी तोड़िए अच्छा से, इंटरनेशनली जाइए और इंटरनेशनली तोड़िए, तब न मजा आएगा। जानते हैं आप लोग तोड़ने में हैं अच्छा, तोड़िए अच्छा से। दोस्तों, इस वक्त जो भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं और फिर जो भी अपने अपने देश के लिए कुछ सोचते हैं और जो भी पॉलिटिक्स में ज़्यादा थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, उनका ये बहुत बड़ा कहना है कि पाकिस्तान बहुत जल्द कुछ भागों में ज़रूर टूट जाएगा। जैसे कि अभी आपका POK में प्रोटेस्ट चल रहा है, सिंध में काफ़ी प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। बलोचिस्तान आप लोगों को पता होगा, बलोच, वहाँ का अलग ही आर्मी चल रहा है और बहुत सारे लोग ऐसा है कि सरकार से अलग होकर एक नया अपना देश बनाना चाह रहे हैं, स्वतंत्र सॉवरेन कंट्री बनाना चाह रहे हैं। उसमें पता होगा आपको, चाइना एक रोड बना रहा था CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें बलूचिस्तान के लोग खूब दंगा मचाए, एकदम पूरा उनके चाइनीज वर्कर को मारे, खूब वहाँ से सड़क नहीं बनने दिए। बहुत सारे जो भी हैं, कितने बार तो बलूचिस्तान के लोग ट्रेन को हाईजैक कर लिए और बहुत सारे प्रोटेस्ट चलते रहते हैं, बहुत सारे बम धड़ाका होते रहता है वहाँ पे। कितना जल्दी कौन कहाँ टूट जाएगा पाकिस्तान सो बिल्कुल भी पता नहीं है। एक चीज़ और दोस्तों जो न्यूज़ में चल रहा है, पाकिस्तान रैपिडली अपना जो डिफेंस का बजट है उसको इंक्रीज कर रहा है। अभी हाल ही में जो उनका बजट आया है उसमें 18%, पिछले बार से 18% एक बार में वो अपना डिफेंस का बजट बढ़ा दिए हैं। सोच लीजिए आप लोग, क्या पाकिस्तान के माइंड में चल रहा है और क्या वो सोच रहे हैं, सो कुछ पता नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत सारे संधि हैं। आप लोगों को पता होगा कि पहलगाम अटैक के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद से जो सिंधु जल संधि था उसको ब्रेक किया। अभी जो पानी है, हम लोग बताते नहीं कि कितना पानी छोड़ रहे हैं, कब पानी छोड़ रहे हैं, उसमें बताना होता था पहले कि क्या आप कर रहे हैं, कितना पानी छोड़ रहे हैं। अभी पानी का हम लोग जो मार्ग है उसको भी बदल रहे हैं, तो उसके वजह से कहीं कुछ प्रिपेयर नहीं कर रहा है, कहीं अटैक करने का कोशिश नहीं करे वो। अभी चाइना, हो सकता है चाइना से 5th जेन फाइटर जेट्स खरीदे पाकिस्तान। अभी भारत के पास 5th जेन फाइटर जेट नहीं है। बहुत सारे दिक्कत होने वाले हैं। क्या आप चल रहा है उनका मायने, पाकिस्तान के मायने में कुछ पता नहीं है। पूरा देश में सब भूखा है,
इधर पूरा महंगाई बढ़ा हुआ है और ये डिफेंस पर खर्चा किए जा रहे हैं, बजट पर खर्चा किए जा रहे हैं पूरा। पाकिस्तान का भारत के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट और संधि हैं, जैसे कि सबसे पहले हो गया सिंधु जल संधि, उसके बाद हो गया आपका शिमला समझौता, परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला से बचाव का समझौता, युद्ध विराम समझौता, नेहरू लियाकत समझौता, कराची समझौता, लाहौर घोषणा पत्र, धार्मिक स्थलों पर जाना ना जाना उसके लिए बहुत सारे जो संधि है वो अभी भी पाकिस्तान के साथ चल रहा है। मैं चाहता हूं कि कुछ संधि भारत ब्रेक करे, जैसे शिमला समझौता है उसको ब्रेक करे और पीओके के सीधे अपने अंडर ले ले। मैं चाहता हूं ऐसा करे बहुत जल्दी, और हमको लगता है कि करेंगे। अभी यही गवर्नमेंट कर सकता है भाई। सब मेजोरिटी में भी देख रहे होंगे कैसे तोड़ ताड़ के पूरा में अपना मेजोरिटी पूरा कर रहे हैं। अभी आपका 20 संसद जो है वो शायद टीएमसी से टूट के आ जाए, बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, उधर आम आदमी पार्टी का संसद को तोड़ दिया। तो जो मेजोरिटी में नहीं था गवर्नमेंट, धीरे धीरे मेजोरिटी में तो आ रहा है। देखिए अब क्या करेगा, सो क्या क्या काम कर सकता है। अब तो काम करने का भी टाइम आ गया भाई। ठीक है दोस्तों, जो भी फ्यूचर में मेजर डेवलपमेंट आएंगे उसके लिए मेरा फ्यूचर वीडियो जरूर आएगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट, एक प्यारा कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों को साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए, वो भी देखेंगे और कुछ सीखेंगे। बाकी और भी मेरा जियो पॉलिटिकल वीडियो जरूर आएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी नया वीडियो फ्यूचर में आए तो आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, यहीं पे वीडियो को करते हैं अंत और लास्ट में जय हिंद।